Brought to you by a CSR initiative by USV, your reliable healthcare partner. भारत को डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। ICMR INDIAB 2023 की एक स्टडी के मुताबिक भारत में 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों को डायबिटीज़ है और 14 करोड़ से ज़्यादा लोग प्री डायबिटिक हैं, यानी डायबिटीज़ के रिस्क पर है। चौंकाने वाली बात पता है क्या है? आमतौर पर लोग मानते हैं कि डायबिटीज़ केवल मोटापे की वजह से होती है, तो जो लोग ओवरवेट हैं केवल वही डायबिटीज़ के रिस्क पर हैं। पर यह बात पूरी तरह सही नहीं है। दुबले दिखने वाले लोग भी अंदर से अनहेल्दी हो सकते हैं, उन्हें डायबिटीज हो सकती है। 70% से ज्यादा भारतीयों की मेटाबॉलिक हेल्थ ठीक नहीं है। इसका मतलब है उनकी शुगर, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में नहीं है। डायबिटीज अब बुढ़ापे की बीमारी नहीं रही। जवानी में भी लोगों को डायबिटीज हो रही है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डायबिटीज का समय रहते पता लग सकता है। उसे होने से रोका जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। कैसे? रेगुलर चेकअप, सही खाना, एक्सरसाइज और स्ट्रेस कंट्रोल करके। डायबिटीज को होने से कैसे रोकें, ये जानेंगे आज सेहत के इस एपिसोड में। हमारे साथ हैं डॉक्टर पंकज अग्रवाल, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट, थायराइडोलॉजिस्ट एंड एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, हार्मोन केयर एंड रिसर्च सेंटर, गाजियाबाद से। ललन टॉप के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। डॉक्टर सुबोध बांझल, कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट एंडोक्रिनोलॉजी, श्री औरोबिंदो मेडिकल कॉलेज एंड PG इंस्टीट्यूट, इंदौर से। नमस्कार। ललन टॉप के देखने वालों को मेरा बहुत बहुत नमस्ते भाई। और डॉक्टर बलराम शर्मा, प्रोफेसर एंड सीनियर कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजी, SMS मेडिकल कॉलेज, जयपुर से। ललन टॉप के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है ललन टॉप पर। डॉक्टर बलराम, पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि अभी तक हमें ऐसा लगता था कि जो डायबिटीज़ है ये बुढ़ापे की बीमारी है, मतलब जब इंसान बूढ़ा होने लगता है तब जाके डायबिटीज़ होती है। पर पिछले कुछ समय में हमने डायबिटीज़ के पैटर्न में एक बदलाव देखा है। अब ये कम उम्र में लोगों को हो रही है। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो ये 25 से 35 का एज ग्रुप है, क्या ये भी डायबिटीज़ के रिस्क पर हैं? क्या इनके लिए डायबिटीज़ एक हेल्थ कंसर्न है? बिल्कुल। तो हम लोगों को यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि डायबिटीज के कई प्रकार हैं और उनमें से जो सबसे कॉमन डायबिटीज है उसको हम टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं। जैसे कि अभी आपने फरमाया कि डायबिटीज जो पहले हम लोग कहते थे कि ओल्ड एज में होती है या थोड़ा एल्डरली में होती है, वो टाइप 2 डायबिटीज के बारे में ही बात करते थे। लेकिन अभी जो हमारे समाज में हमारी जो युवा पीढ़ी है उसमें जो बदलाव आया है खान पीन को लेके, जीवनचर्या को लेके, उनकी लाइफस्टाइल बहुत ही सीडेंट्री हो गई है, वो एक्सरसाइज पर उनका फोकस नहीं है, जबकि उनका गजट टाइम है, स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है। खान पीन की चॉइसेस भी फास्ट फूड, जंक फूड और इस तरीके की जो रेसिपीज़ हैं उन पर ज़्यादा हो गया है। कोविड के बाद हमने देखा है ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ी है। इनफैक्ट जो एडोलेसेंट्स हैं या बच्चे हैं उनमें भी मोटापा घर कर गया है। खान पीन की चॉइसेस उनकी थोड़ी गड़बड़ हो गई हैं। उसकी वजह से ना केवल 25 से 35 बल्कि मैं कहूँगा 15 से 25 वाले भी टाइप 2 डायबिटीज़ जो पहले हम लोग 30 या 40 के बाद देखा करते थे, वो यंगस्टर्स को भी वो डायबिटीज़ अब देखने को आ रही है। हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी एज डायबिटीज से प्रोटेक्टेड नहीं है। टाइप 1 डायबिटीज तो बच्चों को पहले से ही हम लोग देखते रहे हैं, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज भी अब एडोलेसेंट से लेके यंगस्टर्स को भी होने लगी है। एल्डरली को होती ही थी। तो आप अगर यंग हैं, आप एडोलेसेंट हैं, आपके घर में बच्चे हैं, तो आपको ये नहीं समझना चाहिए कि ये डायबिटीज से बचे हुए ही रहेंगे। नो, वो डायबिटीज के शिकार हो सकते हैं अगर उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल को और उनके खान पीन की आदतों को नहीं सुधारा। तो हमको हेल्दी लाइफस्टाइल को एडॉप्ट करना ही पड़ेगा। डॉक्टर पंकज, चलिए इस पे ही थोड़ा और विस्तार से बात करते हैं। ये तो हमने समझ लिया है कि हाँ, पहले ऐसा होता था कि लेट 40s में, 50 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में लोगों को डायबिटीज़ हो रही है। पर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या वजह है जिसके कारण ये जो एज गैप है ये कम होता जा रहा है? ये 40-50 में होने वाली डायबिटीज़ 20 साल में, 30 साल में, 40 साल में लोगों को हो रही है, ये घट क्यों रही है? देखिए, आपके प्रश्न का एक आधा उत्तर तो डॉक्टर बलराम दे ही चुके हैं कि जैसे जैसे जीवन शैली में परिवर्तन आते जाएंगे, बचपन से मोटापा बढ़ता जाएगा, अधिक कैलोरी युक्त भोजन लेंगे, शारीरिक व्यायाम कम करेंगे, इन सब कारणों से हमारे शरीर में इंसुलिन का प्रभाव कम हो जाता है।
तो शरीर में बनती इंसुलिन बराबर है, लेकिन वो कार्य कम करती है, जिसके कारण से कम उम्र में ही डायबिटीज होने की संभावना बढ़ती जाती है। और न केवल डायबिटीज, बल्कि डायबिटीज के साथ साथ इसके और बदमाश साथी ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और हार्ट अटैक की संभावना भी समय से पहले आती जाती है। तो इसमें जहां व्यक्ति की अपनी दिनचर्या इसमें प्रभावित करती है उसको, वहीं पे यदि माता पिता को शुगर रही है तो बच्चों में चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को जिनके घर में माँ पिता भाई बहन को शुगर है, उनमें बचपन से ही हमें बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है कि हम स्वास्थ्यवर्धक जीवन शैली को प्रयोग में लाएं और डायबिटीज से होने से अपने आप को बचाएं। अच्छा डॉक्टर सुबोध, एक बात ये बताइए, जब किसी को डायबिटीज़ होने वाली होती है या बिल्कुल हो चुकी होती है, बिल्कुल जो शुरुआत के जो दिन है, जो शुरुआत का समय है उसमें, तब क्या शरीर कोई वार्निंग साइंस देता है, कोई सिग्नल देता है, या फिर इंसान को पता ही नहीं चलता कि उसे डायबिटीज़ हो चुकी है? अपन डॉक्टर बलराम ने बात करी, डॉक्टर पंकज ने भी बोला कि 2 तरह की डायबिटीज होती है, रादर 3 तरह की होती है। एक टाइप 1 होती है, एक टाइप 2 होती है और एक होती है जेस्टेशनल, जब गर्भावस्था में होती है, जब प्रेगनेंसी होती है, 6-7वें महीने भी पहले भी आने लगी। अगर टाइप 1 की डायबिटीज है तो उनको तो पता पड़ जाता है कि दिवाली तक या होली तक मैं बिल्कुल ठीक था, वो बहुत ज्यादा पानी पीने लगा, पेशाब करने लगा, रात भर उठना पड़ता है, कमजोरी लग रही है, आंख से देखने में मुझे धुंधला है और वजन कम हो गया। तो ऐसे लोगों को विद इन नो टाइम दे कम टू नो कि उनको शुगर हो गई है। ज्यादा पानी पिए, ज्यादा पेशाब करे, वजन बगैर कारण के कम हो जाए और खाना भी ज्यादा खाने लगे, तब भी एक तो थायराइडोटॉक्सिकोसिस होता है और शुगर भी होता है, तो पक्की बात है। एक तो टाइप 1 की हो गई। टाइप 2 डायबिटीज ऐसी होती है जिसको पता ही नहीं पड़ती, वो भर्ती हुआ अस्पताल में, मानो पर हार्ट अटैक हो गया या ब्रेन अटैक हो गया, स्ट्रोक वगैरह, अरे डॉक्टर साहब मुझे तो शुगर थी नहीं, आपने ढूंढ ली। अरे भाई शुगर तो थी, आपने देखा नहीं। तो ऐसे लोगों को वार्निंग, कभी कभी कमजोरी लगना, अकारण वजन कम हो जाना, पेशाब की जगह लालपन आना, पेशाब की जगह खुजली होना, कभी कभी देखने में परेशानी, कभी कभी अगर जो घाव है वो बराबर नहीं बढ़ रहा, या कोई दूसरी इंटरकरेंट इलनेस, दूसरी बीमारियों के वजह से अपन पकड़ लेते हैं। टाइप 2 डायबिटीज अमूमन एसिम्प्टोमेटिक रहती है, पता नहीं पड़ती, पर थोड़े थोड़े वार्निंग सिम्टम्स या रहते हैं जो आदमी पकड़ नहीं पाता। उसको लगता है अरे यार मैं तो बूढ़ा हो गया, अरे मैंने खाना नहीं खाया, अपने बहाने जो रहते हैं लोग यूजुअली बनाते हैं। पर टाइप 1 को पता पड़ता है, टाइप 2 बहुत ज्यादा पता नहीं पड़ती। पर जिसके घर में शुगर की बीमारी है, जिनका वजन ज्यादा है, जिन महिलाओं ने ज्यादा मोटे बच्चों को जन्म दिया है, उनको शुगर की जांच करवानी चाहिए। ये सारे सिम्टम्स है, साइन है। जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको कोलेस्ट्रॉल है, शुगर देख लो, साथ की बीमारी होती है बहुत सारी। यही कहना चाहूंगा मैं आपसे। जी मैडम, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने हमें कम से कम ये लक्षण बताए हैं, तो हमारा जो ऑडियंस है वो इन पर नज़र रखेगा। अगर किसी को महसूस होते हैं तो तुरंत वो जांच कराएगा। और डॉक्टर बलराम, यही जांच से मेरा अगला सवाल है कि अगर हमें ये टेस्ट करना है कि हमारी शुगर कितनी है, कहीं हम डायबिटिक तो नहीं हैं, इसके लिए कौन कौन से टेस्ट कर सकते हैं? और प्लीज़ ये भी बताइएगा कि ये टेस्ट कब कब करवाए जाते हैं? तो जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे लक्षणों की, तो अगर इस तरीके के लक्षण किसी भी एज पे हैं तो उसको जांच करानी चाहिए। और अगर आपको कोई लक्षण महसूस नहीं हो रहे हैं लेकिन आपकी उम्र 45 साल से अधिक हो गई है, तो आपको साल में एक बार जरूर से टेस्ट कराना ही चाहिए। आप टेस्ट क्या कराएं? तो टेस्ट हम लोग 2-3 तरीके के टेस्ट कॉमनली अवेलेबल हैं, हर लैब पे आजकल आराम से मिल जाता है, गांव के अस्पताल में भी मिल जाता है। उसको हम कहते हैं ब्लड ग्लूकोज की जांच करना। तो ब्लड ग्लूकोज हम लोग 2 तरीके से या 3 तरीके से कर सकते हैं। एक है फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज, जब पेशेंट ने या उस आदमी ने रात को कम से कम 8 घंटे तक कुछ खाया नहीं है, उसके बाद में हम उसको जो जांच करते हैं उसको फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज की जांच कहते हैं। अगर फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज की जांच हमारी 99 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक आ रही है, मतलब 99 तक आ रही है, 100 के नीचे है तो हम कहते हैं वो नॉर्मल है। 100 से 125 तक अगर आ रहा है लेवल तो हम कहते हैं कि उसको प्री डायबिटीज हो गया है। और अगर 126 के ऊपर आता है तो हम कहते हैं डायबिटीज है। दूसरा हम लोग कहते हैं पोस्ट मील या पोस्ट प्रांडियल ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो खाना खाने के बाद में अगर उसने जांच करनी है 2 घंटे के बाद हम जांच करते हैं। अगर वो 140 के नीचे है तो हम कहते हैं नॉर्मल है, 140 से 199 तक है तो हम कहते हैं कि ये प्री डायबिटीज की कैटेगरी में है। और अगर 200 या 200 से ऊपर है तो हम लोग कहते हैं उसको डायबिटीज है। तीसरी जांच है HbA1c, जो 3 महीने का, लास्ट के 3 महीने का एक एवरेज बताती है। अगर वो 6.4 से ऊपर का लेवल आता है तो हम कहते हैं डायबिटिक है। और अगर वो लेवल 5.7 से नीचे आता है तो हम लोग कहते हैं कि वो नॉर्मल है।
लेकिन 5.7 to 6.3 के बीच वाले को हम लोग कहते हैं कि ये प्री डायबिटिक है, इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस है। लेकिन इनमें से कोई भी 2 जांच अगर पॉजिटिव हो या 2 बार कोई एक जांच पॉजिटिव हो, तब हम कहते हैं कि डायबिटीज उसको हो गई है। तो ये सारी जांच हम लोग कर सकते हैं। अगर किसी को इस तरीके के लक्षण आते हैं या 45 साल से ऊपर का है, तो हम बिना लक्षणों के भी ये जांच एडवाइस करनी चाहिए। डॉक्टर पंकज, हमारे बहुत सारे जो दर्शक हैं वो ये भी जानना चाहते हैं कि चलिए डायबिटीज़ के 2-3 टेस्ट हैं, इनमें से सबसे सटीक टेस्ट कौन सा है जिससे पक्के तौर पर पता चल जाए? और मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इस टेस्ट से एग्जैक्टली पता क्या चलता है, अगर आप टेस्ट का नाम बता सके। जो 3 प्रकार के टेस्ट हैं जो डॉक्टर बलराम ने बताए, वह मुख्य टेस्ट है। यहाँ मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि रैंडम ग्लूकोज की जांच ना करें। हम कभी भी किसी भी समय जब हमारी इच्छा है हम उठ के चले जाते हैं और जाके कहते हैं डॉक्टर साहब मेरी ब्लड टेस्ट कर दो। यह सबसे खराब तरीका है जिससे हमारी शुगर को पहचानने की संभावना, डायबिटीज को पहचानने की संभावना सबसे कम हो जाती है। अब इनमें जो 3 टेस्ट बताए गए उसमें सबसे बेहतर टेस्ट तो यही होता है कि हम 75 ग्राम ग्लूकोज पानी में मिला के और उसको पीने के, खाली पेट पीने के 2 घंटे बाद जब हम कराएं तो वह हमको अधिकांश केसेस में डायबिटीज होने पर या डायबिटीज की पहली अवस्था प्री डायबिटीज में उनको पहचानने में वो मदद करता है। तो रैंडम ग्लूकोज नहीं कराना, फास्टिंग ग्लूकोज कराना सबसे सरल होता है क्योंकि इसमें आपको और कुछ नहीं करना, केवल 8 घंटे खाली पेट रह के जाना है और सबसे प्रभावी हो सकता है 75 ग्राम ग्लूकोज पीने के 2 घंटे बाद कराना। यदि कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं क्योंकि ग्लूकोज की जांच वो हर क्षण घटती बढ़ती रहती है, हम अनेक कारणों से इसको प्रभावित कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों में जहां विशेष रूप से हमें जानना हो कि पुरानी भी हिस्ट्री क्या है, HbA1c एक बेहतर टेस्ट हो सकता है। लेकिन जैसे आपने एक टेस्ट की बात कही तो मैं अभी भी फास्टिंग ग्लूकोज या 75 ग्राम ग्लूकोज पीने के 2 घंटे बाद वाली वैल्यू उस पर ही रहना चाहूंगा और रैंडम ग्लूकोज कराने से हर किसी को सलाह दूंगा कि वह बचे और यूरिन में टेस्ट तो बिल्कुल ना कराए। यह सबसे पुराना और सबसे कम प्रभावी तरीका है कि हम यूरिन में शुगर करा के देख रहे हैं कि उसमें ग्लूकोज है या नहीं। डॉक्टर सुबोध, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर किसी इंसान को डायबिटीज़ हो गई पर उसने टेस्ट तो करवाया ही नहीं, तो उसे पता ही नहीं चला कि उसको डायबिटीज़ हो चुकी है। अब जब पता ही नहीं कि डायबिटीज़ है तो फिर वो इलाज क्या लेगा? ऐसे में अगर कोई इंसान जांच नहीं करवाता है, इलाज नहीं करवाता है, तो फिर क्या होगा? उसका भगवान ही माने क्या और क्या होगा। सिंपल बात ये है कि डायबिटीज के एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और क्रोनिक कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। एक्यूट की बात करें तो ज्यादा पानी, ज्यादा पेशाब, इन्फेक्शन या वजन का कम होना, ये तो बात हो गई एक्यूट की। क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन जिससे हम बचना चाहते हैं कि अंदर है तो अपने आँख की जो पर्दा है उस पर गड़बड़ हो जाती है, रेटाइनोपैथी बोलते हैं, नेफ्रोपैथी बोलते हैं कि पेशाब से ज्यादा एल्ब्यूमिन जाने लगता है और किडनी खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पैरों में सूजन आती है, पैरों में सनसनाहट होती है, झुंझुनाहट होती है, जलन होती है और कभी कभी पैरों में चलने में अपने को रुकना पड़ता है। उस पर इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन बोलते हैं कि भैया आधा किलोमीटर चला और फिर रुक गया, फिर मैं चला फिर रुक गया, तो इसको अपन बोलते हैं क्रोनिक कॉम्प्लिकेशंस। अगर यहाँ भी आदमी नहीं समझे, हमारा पेरिफेरल हार्ट है, बाहर का एक तो दिल है यहाँ धड़कता है और एक है अपनी पिंडली जो होती है वो अपने को पंप करती है वापस। वो पंप आपको गड़बड़ करने लगे, आपको सेक्सुअल वीकनेस होने लगी कि भैया मेरे को तो सेक्स करने में परेशानी है। औरत की परेशानियां डायबिटीज वालों को होती है। अगर ऐसा कुछ हो तो देखें, और अगर नहीं समझोगे तो हार्ट अटैक और ब्रेन अटैक की बात मैंने करी, वो तो होते हैं। सो वी कहते हैं माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन, जो छोटी छोटी नसें हैं वो इफेक्टेड होती है, और मैक्रोवास्कुलर मतलब बड़ी नसें दिमाग को सप्लाई करें, हार्ट को सप्लाई करें, पैर को सप्लाई करें, छोटी नसें आंख को सप्लाई है, किडनी को है, छोटी छोटी नसों को। तो ये बीमारी जो है ये सर से लेके और आपके पैर के नाखून तक जाती है। थैंक यू डॉक्टर साहब, हमने ये समझ लिया कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो सिर से लेके पैर तक उसका नुकसान होगा। डॉक्टर बलराम, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता है, बहुत ज़्यादा तनाव में रहता है, तो क्या तनाव की वजह से, स्ट्रेस की वजह से डायबिटीज़ हो सकती है, शुगर हाई हो सकती है?
तनाव एक ऐसा फैक्टर है जो ऑलमोस्ट हर बीमारी को कर सकता है। डायबिटीज भी उसमें से एक प्रमुख बीमारी है। डायबिटीज को करने के कारणों में से तनाव एक प्रमुख कारण हो सकता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तनाव जब भी होता है तो हमारे जो हार्मोन्स होते हैं उनमें से कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जो तनाव की अवस्था में ज़्यादा सीक्रेट होते हैं बॉडी से। जो नॉर्मल कभी कोई रिफ्लेक्स आपको हो तो होना चाहिए, लेकिन अगर आप क्रॉनिकली स्ट्रेस रह रहे हो, आपकी तनाव की जीवनचर्या बना ली आपने या अपनी मनोदशा इस तरीके की कर ली है, तो आपके जो कुछ हार्मोन्स हैं जिसको हम लोग कहते हैं कॉर्टिसोल हार्मोन होता है, एक एड्रेनलिन हार्मोन होता है, नॉरएड्रेनलिन हार्मोन होता है, कुछ और भी हार्मोन्स होते हैं। तो मोटे तौर पे हम ऐसा मान सकते हैं कि कुछ ऐसे हार्मोन्स का बदलाव आता है तनाव की स्थिति में जो हमारी जो डायबिटीज या शुगर को कंट्रोल करने का एक और दूसरा हार्मोन होता है जिसको इंसुलिन कहते हैं। तो इंसुलिन के अगेंस्ट ये हार्मोन काम करने लगते हैं। इनको हम लोग कहते हैं काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स, मतलब इंसुलिन के खिलाफ ये काम कर रहे होते हैं। तो अगर किसी को डायबिटीज नहीं है तो उसको डायबिटीज हो सकती है तनाव की वजह से, और अगर किसी को डायबिटीज पहले से है तो डायबिटीज उसकी खराब हो सकती है, मतलब उसके डायबिटीज कंट्रोल करने में भी परेशानी आ सकती है। तो तनाव एक ऐसा फैक्टर है जिसको नियंत्रित करना, डायबिटीज अगर नहीं है तो बचाव में मददगार है, और अगर डायबिटीज हो गई है तो उसको कंट्रोल करने में भी मददगार है। तो आप तनाव को कम करने के तरीके खोजें, हर आदमी के लिए वो अलग अलग हो सकते हैं। अपने परिवार की मदद ले सकते हैं, आप योगा प्राणायाम की मदद ले सकते हैं, दोस्तों की मदद ले सकते हैं, और अपने जो भी आपके लिए प्रभावी तरीके हैं उनका इस्तेमाल करें। लेकिन तनाव से निश्चित तौर पे बचें। ना केवल ये डायबिटीज के लिए जरूरी है, बचाव के लिए जरूरी है, डायबिटीज कंट्रोल के लिए जरूरी है, बल्कि और दूसरी समस्याएं जैसे कि कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं, ब्लड प्रेशर है, इन सबको से बचने के लिए भी जरूरी है। क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर तनाव बढ़ाएगा तो ब्लड प्रेशर के साथ में भी डायबिटीज का एसोसिएशन बढ़ जाता है। तो तनाव कई प्रकार से डायबिटीज को बिगाड़ने में या डायबिटीज के कंट्रोल को और खराब करने में ये मददगार होता है या दुष्परिणाम लेके आता है। डॉक्टर पंकज, हमने हमेशा ये सुना है कि आप एक्सरसाइज करिए, एक्सरसाइज से डायबिटीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है, सब डॉक्टर्स ये बात कहते हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या अगर आपको एक्सरसाइज करनी है तो उसके लिए जिम ज्वाइन करना ज़रूरी है, या आप घर पे ही कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं और वो काफ़ी होती है आपकी शुगर, आपकी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए? हम वह व्यायाम करें जो हम कर सकते हैं। हम दौड़ सकते हैं, दौड़ें, नहीं दौड़ सकते हैं जॉगिंग करें, नहीं जॉगिंग कर सकते हैं तेज चाल से चलें, नहीं तेज चाल से चल सकते हैं तो आराम की चाल से चलें। यदि घुटने की, पैरों की किसी भी परेशानी के कारण से हम चलने में दिक्कत है, हम एक्सरसाइज वाली साइकिल चलाएं, जिसको घर में रख के हम सर्दी, गर्मी, जाड़ा, बरसात, ठंड, गर्म कभी भी दिन के किसी भी समय चला सकते हैं। यदि यह भी संभव नहीं है तो हम बैठे बैठे करने वाले विभिन्न प्रकार के आसन, हाथ पैरों की पीटी और एक्सरसाइजेस वो करें। क्योंकि पर्पस क्या है? पर्पस ये है शारीरिक व्यायाम, अपने शरीर से काम लेना, जिससे कि वो जितना हम काम लेंगे, जैसे कोई गाड़ी है, गाड़ी चलती है तो पेट्रोल कंज्यूम करती है, तो हमारा शरीर जितना काम करेगा वो ग्लूकोज कंज्यूम करेगा और शुगर लेवल हमारा कम आता जाएगा। तो इस प्रकार से हम व्यायाम करके अपनी शुगर को डायरेक्टली कम करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अपनी दवाओं का, इंसुलिन का प्रभाव बढ़ा लेते हैं जो हमारी जीवन शैली की खराबी से गड़बड़ हुई है। ये दूसरी चीज हुई। तीसरी जो कंडीशन हम देखते हैं वह यह है कि ब्लड सर्कुलेशन शरीर में, हमारे ब्लड वेसल्स में बढ़ता है, वो हमें हार्ट अटैक, जैसा कि बताया गया, डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस, ब्रेन स्ट्रोक, फालिश पड़ने से, हार्ट अटैक, हार्ट फेल होने से और पैरों में गैंग्रीन होने से, इनसे भी बचा सकता है अगर पैरों में हम ब्लड फ्लो को बढ़ाते हैं। तो व्यायाम हमारे लिए शुगर कम करने और शुगर को नियंत्रण में लाने और शुगर के कॉम्प्लिकेशन से बचाने में प्रत्येक चीज में मदद करता है। और जो व्यायाम हम कर सकें, जहां जिस परिस्थिति में कर सकें, जितना अधिक तीव्रता का व्यायाम होगा उतना अधिक लाभ मिलेगा। हल्का व्यायाम होगा, हमें लंबे समय तक करना पड़ेगा, लेकिन वह हमारे लिए लाभकारी तो होगा ही। जी डॉक्टर सुबोध, अगला सवाल मेरा आपसे है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि खाने पीने की कौन सी चीज़ें और कौन सी डाइट हैबिट्स हमारे डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ा देती हैं? ट्रेडिशनल जो खाना है वो कभी हमेशा अच्छा रहा है, जिसको अपन मोटा खाना बोलते हैं, जिसमें हाई फाइबर डाइट है, धीरे धीरे क्या चबाकर खाते हैं, समय समय पर खाते हैं, एक दिनचर्या होती है, एक अनुपात और एक अनुशासन के हिसाब से खाते हैं। अभी जो खाने की बात है, जो जिससे आपने पूछा कि किस खाने से
शुगर बढ़ती है। शुगर खाने से नहीं बढ़ती है, ऐसे खाने से शुगर बढ़ती है जो मोटापा देता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाता है, जिसको अपन आराम से खाते हैं और या जल्दी जल्दी खाते हैं, जिसको अपन आजकल बोलचाल की भाषा में फास्ट फूड बोलते हैं। अब अपन पिज्जा बर्गर की बात करें तो लोग कहेंगे कि उसका अगेंस्ट में, पर ये है जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जो फिजी ड्रिंक्स हैं, जो फ्रूट्स जूसेस हैं जिसमें बहुत ज्यादा एडिटिव्स हैं, ऐसी चीजों से वजन बढ़ता है और अपने को पता भी नहीं पड़ती कि अपन कितना खा गए। टीवी देखते हुए, मोबाइल देखते हुए और अपन कंप्यूटर पे देखते हुए जो खाना खाते हैं उससे भी वजन बढ़ता है और अल्टीमेटली एक्सरसाइज का टाइम कम मिलता है। वजन बढ़ने से रेजिस्टेंस इंसुलिन का बढ़ता है, इंसुलिन काम नहीं करता और ऐसे लोगों को शुगर होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो संभव है कि हम फास्ट फूड से बचें, अपना ट्रेडिशनल फूड है उसकी तरफ जाएं तो दैट विल बी बेटर। एक फल, हरे पत्ते की सब्जी और सलाद अपने खाने में जरूर लें। ड्राई फ्रूट्स भी आपको मदद करते हैं, उनमें मोनोअनसैचुरेटेड फैट रहता है और साथ में फाइबर रहता है। इतना ही कहना चाहूंगा, धन्यवाद। थैंक यू, आपने बहुत ही काम की टिप्स बताई हैं। डॉक्टर बलराम, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि वैसे तो हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने में खूब करते हैं, रोज़ करते हैं। क्या हम डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए किसी भी तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो आजकल हम लोग एक टेक्निकल वर्ल्ड में हैं और टेक्नो फ्रेंडली एनवायरनमेंट में हम लोग सब रह रहे हैं, लेकिन यहाँ हमको ये याद रखना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी एक दुधारी तलवार की तरह है। कई बार ये हमको नुकसान पहुंचा रही है, जैसे कि हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ा दिया, लेकिन कई बार हमको ये बहुत मदद भी कर रही है। अब अगर हम डायबिटीज़ के संदर्भ में इसके बारे में बात करें तो टेक्नोलॉजी का हम सदुपयोग अगर करना चाहें तो हमारे पास आजकल सबके पास स्मार्टफोन है। हम लोग अपने उसमें कोई भी इस तरीके का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जिससे हम लोग ये देख सकते हैं कि हमारी एक्टिविटी आज कितनी रही, हमने अपना स्क्रीन टाइम कम करा कि नहीं करा, हमारे स्टेप काउंट कितने रहे। आजकल इस तरीके की भी हैं कि आपने क्या खाया, कितनी कैलोरीज आपने कंज्यूम करी, तो आप अपनी डाइट को भी मॉनिटर कर सकते हैं। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम दी और लाइक एक अच्छे सोर्स से हम लोग अपनी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, रिलायबल सोर्सेज से, कि विच फूड शुड बी अवॉइडेड, विच फूड शुड नॉट बी टेकन, विच फूड शुड बी टेकन, हाउ मच एक्टिविटी इज रिक्वायर्ड। तो ये डायबिटीज़ से रोकने में या अपना जो वजन है उसको नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। अगर किसी को डायबिटीज हो गई है तो अगेन टेक्नोलॉजी हमारी कई तरीके से मददगार है। जैसे कि सबसे सिंपल चीज़ है ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर करने के लिए जो ग्लूकोमीटर होता है, उससे आप अपना शुगर लेवल लगातार मॉनिटर कर सकते हैं, कम ज़्यादा को देख सकते हैं। और अच्छी अगर हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो CGMS आजकल एक डिवाइस आया है जिसमें कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग हम लोग कर सकते हैं। आजकल वो जो CGMS है उसको आपके मोबाइल पे भी डायरेक्टली देखा जा सकता है, तो पेशेंट कंटिन्यूसली ये देख सकता है कि उसका शुगर लेवल कितना चल रहा है। वो एक ECG के ग्राफ की तरह उसको देखा जा सकता है और हर पेशेंट अपने मोबाइल पर उसको देख सकता है अगर उसने CGMS लगाया हुआ है तो ये आपको भी बार बार प्रिक करने से बचाता है और आपको ये देखने में मदद करता है कि आपका डायबिटीज का लेवल किधर की तरफ जा रहा है। अगर कोई टाइप 1 पेशेंट है या कोई सेलेक्टेड और दूसरे पेशेंट्स हैं तो किसी को इंसुलिन लगाने में दिक्कत है या कभी उसके शुगर लेवल अप और डाउन हो रहे हैं, कई बार बहुत कम हो जाता है, कई बार बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इंसुलिन पंप भी आजकल कुछ डिवाइसेस ऐसे अच्छे आ गए हैं जो ऑल सेमी ऑटोमेटिक टाइप के हैं, ऑटोमेटिक टाइप के भी हैं, जो आपका जो कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग है उसके साथ में टाई अप हो जाता है वो, और वो आपकी इंसुलिन के लेवल को और आपकी शुगर के लेवल को दोनों को आपस में मॉनिटर करके और उसके हिसाब से इंसुलिन की डिलीवरी कर सकता है। अगर शुगर लेवल कम हो जाता है तो इंसुलिन के जो इन्फ्यूजन है उसको सस्पेंड कर सकता है। तो इस तरीके के कई टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट आ गए हैं, कई तरीके के ऐप अवेलेबल हैं जो आपको हेल्दी गाइडेंस देते हैं, आपकी एक्टिविटी के बारे में आपको मॉनिटरिंग देते हैं। तो निश्चित तौर पे हम अगर सदुपयोग करना चाहें तो टेक्नोलॉजी का सदुपयोग कर सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से दुरुपयोग करने वाली समस्या को हम ज़्यादा कॉमनली देख रहे हैं और ये हमारे स्वास्थ्य को भी विपरीत तौर पर प्रभावित कर रही है। तो इस दुधारी तलवार की हमको अपनी तरफ वाली धार को नहीं इस्तेमाल करना है, बीमारी को काटने वाली धार को इस्तेमाल करना है। डॉक्टर पंकज, आपसे मुझे एक चीज़ ये पूछनी है और ये बहुत ही ज़रूरी बात भी है। हमें ये तो समझ में आ गया है कि जब डायबिटीज़ किसी को होती है तो शरीर में शुगर हाई हो जाती है, और ये हाई शुगर ये जो शब्द है ये हम सुनते भी बहुत हैं, पर ये हाई शुगर होने से उस वक्त शरीर में क्या हो रहा होता है, क्या नुकसान पहुँच रहा होता है? प्रकृति ने हमारे शरीर को जिस ढांचे में बनाया है उस ढांचे से जब भी हम बाहर होते हैं तो वह हमारे लिए हानिकारक हो जाता है। जैसे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई, धुआं बढ़ गया तो हानिकारक है, वैसे हमारे शरीर में शुगर ऊपर हुई, ब्लड प्रेशर ऊपर हुआ, कोलेस्ट्रॉल ऊपर हुआ, यह सब हमारे शरीर पे दुष्प्रभाव डालते हैं। जब शुगर बढ़ रही है इसका
सबसे कॉमन कारण आजकल का यही है जो हम लोग बात कर रहे हैं, जीवन शैली की खराबियों के कारण से। तो हमारे शरीर में इंसुलिन का प्रभाव कम होता जाता है। उससे जब शरीर उसको काउंटर करने का प्रयास करता है, तब हम शुगर की तरफ जाने के साथ साथ ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और हार्ट डिजीज को भी बुलाते जाते हैं। अमूमन जिस वक्त शुगर बढ़ रही है उस वक्त कोई हमें तात्कालिक दुष्प्रभाव नहीं होता है, जब तक कि वो बहुत अधिक ना बढ़ जाए। जब शुगर 300, 400, 500 इस स्तर पे पहुंच जाती है, तब जैसे आरंभ में कहा गया था, उसको मरीज को बहुत तरह की दिक्कतें होती हैं कि उसको बहुत भूख लग रही, बहुत प्यास लग रही, बहुत पेशाब जाना पड़ रहा, उसका वजन कम हो रहा, उसको इन्फेक्शंस हो रहे। लेकिन यही शुगर की आजकल की सबसे बड़ी विडंबना है कि थोड़ी बढ़ी हुई शुगर, 250, 300, 200 वाली शुगर हमें कोई लक्षण नहीं देती। मरीज बिल्कुल मस्त घूमता रहता है और इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ रहता है कि मैं डायबिटिक हूं, मेरे शरीर के अंदर नुकसान हो रहा है, और ये दीमक की तरह अंदर ही अंदर शरीर को खोखला करती है। मेरा संदेश ये है दर्शकों को, लक्षणों की प्रतीक्षा ना करें जी, इसीलिए जांच करवाना बहुत ज़रूरी है। आखिरी सवाल डॉक्टर सुबोध मेरा आपसे ये है, अगर किसी को डायबिटीज़ है तो जो उसके परिवार वाले हैं, जो उसके दोस्त हैं, जो लोग भी उससे प्यार करते हैं, वो कैसे उस डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में पेशेंट की मदद कर सकते हैं, किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं? शुगर की बीमारी ऑलमोस्ट 15-16% लोगों को है शहरों में, और अपने गांव भी शहरों की तरफ जा रहे हैं तो वहां भी शुगर की बीमारी बढ़ रही है। और इतने लोगों को पता है, और इतने लोग और हैं जो वो फैंस में बैठे हैं जिनको पता नहीं है शुगर होगी या शुगर की तरफ जा रहे हैं, जिसको इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस बोलते हैं। हर तीसरा चौथा इंसान शुगर की बीमारी से ग्रसित है या ग्रसित होने वाला है। इसका मतलब है कि हर घर में कोई ना कोई शुगर का मरीज है, पड़ोसी है या कोई रिश्तेदार है। तो आपके घर में या कोई आते रहते हैं, तो हमको हमेशा चाहिए कि भाई दोस्त है, रिलेशन है, घर में है, तो उसको अपन सपोर्ट करें, बजाय उसको ट्रोल करने के भैया तेरे को शुगर है, कोई खा ही नहीं सकता, ऐसी बात ना करें। जबकि अगर उसने मना किया है कि भैया मेरे को शुगर की बीमारी है, तो हमें आग्रह नहीं करना चाहिए कि एक मिठाई तो खा ले, कुछ नहीं होता, 2 गुलाब जामुन तो खा ले, रस निचोड़ के, पिज्जा कुछ नहीं होता, ऐसी बात नहीं है, परेशानी होती है। तो अपने जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके बारे में जन साधारण को पता होना चाहिए। अगर उसको इंजेक्शन लगाने में परेशानी है, आप मदद करें। अगर कोई इंजेक्शन लगा रहा है खाना खाने के पहले, उसका मजाक ना उड़ाए कि भाई तेरे को तो परेशानी हो गई। तो ऐसी बातें जन साधारण को सोचना चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर बलराम, थैंक यू सो मच डॉक्टर पंकज, एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर सुबोध, हमें समय देने के लिए और हमें डायबिटीज़ से जुड़ी इतनी काम की जानकारी भी देने के लिए। और बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो दर्शक है वो ये समझे कि लक्षण दिखने का इंतज़ार ना करें, डायबिटीज़ की जांच करवाते रहना बहुत ज़रूरी है ताकि समय पर आपको इलाज मिल सके। शुक्रिया ललन टॉप से बात करने के लिए और हमें समय देने के लिए।